योद्धाओं, आज आप एग्ज़ाम दोगे और आज के जो छत्तीसगढ़ के टॉपिक में बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें करंट अफेयर के कंटेंट आपको काम आने वाले हैं। जैसे लोकसभा में कौन सांसद बना, लोकसभा के सांसद सदस्यों में से कौन सा ऐसा सदस्य है जो केंद्र में मंत्री बनाए, राज्य का चुनाव हुआ था उस समय विधायक बने थे, कितने महिला विधायक, कितने पुरुष विधायक और कितने जनजातीय विधायक, इसके साथ छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों के नाम, ये सभी कुछ आपके करंट अफेयर के कंटेंट में शामिल होगा। इसके साथ ही बहुत सारे चीज़ें आपको पीछे जाके पढ़ना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से लेके अभी तक कौन कौन से मंत्री हुए, कौन से पहले प्रथम गृह मंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, ये सब बहुत कुछ है जो आपको हरिराम पटेल सर की बुक में व्यवस्थित रूप में मिलेगा। आपको उसको विशुद्ध रूप से रटना है और अपडेटेड उसको अपने कंटेंट को करना है। तो किसी के पास ऐसे बुक हो जिसमें पुराना डाटा हो, जिसमें नए डाटा ना हो, तो आप उसको अपडेट कर लेना। नए मंत्रियों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये कर लेने के बाद आप जब इंडिया वाला सेक्शन कर रहे होगे तो पॉलिटी का एक बहुत बड़ा सेक्शन आज आपका कंप्लीट होगा। तो आप उसको फिर से रिवीजन करिए, जो चीज़ें याद करने की है करिए, और ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा आप लगाएंगे पॉलिटी में आपकी समझ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आज के रिवीजन में हम लोग कल हम लोग 22 तक किए थे आर्टिकल, आज उसके आगे करते हैं। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। 23 क्या बोलता है कि मानव के व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव के दुर्व्यापार, इसमें सब कुछ आता होगा, इसमें वैश्यावृत्ति आती है, और क्या होता है, बलात् श्रम, ज़बरदस्ती किसी से श्रम करवाना, फ्री में बेकारी करवाना, ये सब कुछ आता है मानव दुर्व्यापार एवं बेगार प्रथा का। बेगार प्रथा मतलब क्या होता है, बिना पगार के काम कराना, उनको सैलरी नहीं देना और तू अपने यहाँ काम करना। पहले सामंतवादी समाज हमारे देश में होता था, उसमें जो बड़े लोग होते थे वो छोटे लोगों को बिना पैसे दिए अपने घर का काम करवा लेते थे। तो उसका निषेध करने के लिए आर्टिकल 23 का लागू किया गया है। आर्टिकल 24 बोलता है अस्वास्थ्यकर दशाओं में 14 वर्ष से कम के बच्चों के नियोजन पर रोक। तो 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने एवं संकटपूर्ण अभियोजन में लगाने के लिए उनको रोज़गार नहीं दे सकते। मतलब क्या होता है, जो होटल होते हैं या किसी दुकान में होते हैं, चाइल्ड लेबर का यूज़ किया जाता है क्योंकि सस्ते में मिल जाते हैं। घरों में भी जो काम करने के लिए बच्चियों को रख लिया जाता है जो 14 वर्ष से कम के होते हैं, तो ये गैर कानूनी कर दिया गया। तो अब 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप नहीं रख सकते। तो ये आर्टिकल हो गया 24। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। इसके बाद आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप देखेंगे, जिसमें है 25 से लेके 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेके 28, जिसमें 25 बोलता है अंतःकरण की व धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म को मान सकते हो, प्रचार भी कर सकते हो, और कुछ भी हुआ दूसरे धर्म को अपना सकते हो, दूसरे धर्म का आचरण भी अपना सकते हो। ये धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल 25 में। 26 में क्या गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया है। 27 में किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। तो किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, जैसे पहले जजिया कर चलता था। जजिया कर मगर क्या होता था, हिंदू लोग से लिया जाता था और उसको यूज़ किया जाता था मुस्लिमों के हित के लिए। इस तरीके से किसी विशेष धर्म के हित के लिए आप धर्म का कर नहीं दे सकते। उसके बाद आर्टिकल है 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। जिसमें इसमें आप मदरसा का परफेक्ट एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें धार्मिक शिक्षा दिया जाता है। तो धार्मिक शिक्षा संस्थाओं का उपासना का स्वतंत्रता आर्टिकल 28। आर्टिकल 29 में आप जाओगे तो अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है। आर्टिकल 29 कहता है इसका शिक्षा व संस्कृति का अधिकार के अंतर्गत आप देखोगे, शिक्षा व संस्कृति के अधिकार में आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए बात किया गया है, जिसमें वो अपने बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें भी आप मदरसा को देख सकते हो, शिक्षण संस्थान वो स्थापित कर सकते हैं, जिसमें आप अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी देख सकते हो।
इस प्रकार से शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 बहुत महत्वपूर्ण है और 29 और 30 तो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप याद रखना, आर्टिकल 29 में क्या होता है, उनके भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है, और 30 में शिक्षण संस्थान को खोल सकते हो और उसको संचालित भी कर सकते हो अल्पसंख्यक वर्ग। तो ये आर्टिकल 30 में बताया गया है। अब आर्टिकल 31 जो है संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संशोधन 1978 के द्वारा 31 को विलोपित कर दिया गया और इसको समाप्त कर संवैधानिक अधिकार से हटा के, मतलब मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार कर दिया गया। और कहाँ पे जोड़ा गया है, 300 क। तो ये चीज़ें पूरा एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। आर्टिकल 31 को कब हटाए, 44 संशोधन 1978, और संवैधानिक से हट के अब क्या हो गया, ये मौलिक अधिकार से हट के क्या हो गया है, ये अधिकार संवैधानिक अधिकार हो गया है। और ये कहाँ पे चला गया है, आर्टिकल 300 क। ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 बोला गया है, और आर्टिकल 32 बोलता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायपालिका में जांच करवा सकते हैं। और इसके लिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर दिया गया है। हाई कोर्ट के जो रिट का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से ज़्यादा बड़ा है, और इसमें जो है इसको संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा है। और इसमें क्या क्या है, हैबियस कॉर्पस, और सभी को हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना पड़ेगा। हिंदी वाले तो इंग्लिश याद करेंगे, इंग्लिश वाले भले हिंदी याद करें चाहे ना करें, लेकिन दोनों आपको याद करना चाहिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में हैबियस कॉर्पस का है। परमादेश, हम आदेश देते हैं, मैंडामस। परमादेश मतलब मैंडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मना करना है, ये न्यायिक रीट है। उत्प्रेषण, सर्च्योरी, मतलब पूर्णतः शोचित करो, ये भी न्यायिक रीट है। और एक है क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो, इसमें किस अधिकार से आप ये पद धारण किए हैं वो बताने की बात कही जाती है। तो इस तरीके से आप अधिकार, ये चारों को, पाँचों को याद करेंगे आर्टिकल 32 के तहत। और आपका हम लोग का 2 दिन में इस तरीके से मौलिक अधिकारों के आर्टिकल ख़त्म हो चुके हैं। मौलिक अधिकार कर चुके हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने डीपीएसपी किया, उससे पहले हम लोगों ने प्रेसिडेंट किया था। तो अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 61 तक हम लोग का एक बार रिवीजन हो चुका है और हम लोगों ने उसको याद कर चुका होगा। तो इस तरीके से आप पढ़िए, और कल से आपका नया टेस्ट शुरू होगा। आपके नए टेस्ट में पंचायती राज, नगरीय निकाय, ये सब कुछ आएंगे। तो आप हरिराम के बुक से ही आप पढ़िए, उनके बुक में जितना लिखा है अच्छे से उसको बार बार जितना पढ़ेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव जितना लगाएंगे, आपको वो आसान पड़ेगा। तो आपको उसको फिल्टर आउट करके नहीं पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़ना है। कल मैं बताऊंगा कि जो नगरीय निकाय और पंचायती राज का जो आर्टिकल है उसको कैसे याद करना है, ये भी एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो सारे आर्टिकल भी आपको याद होने चाहिए और उसके बहुत सारे प्रोविज़न को आप बार बार पढ़ोगे और ऑब्जेक्टिव लगाओगे, तब जाके वो आपको याद होगा। और बाकी पॉलिटी के जो रिमेनिंग टॉपिक है वो आप करेंगे, और कल हम लोग फिर से उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तो कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।